हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल जुडिशरी अचीवर्स पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर, जिसको हम बोलेंगे पार्ट 3, द कोर्ट फीस एक्ट 1870 पार्ट 3। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देख लीजिए। अदरवाइज़ आपको ये चैप्टर, ये प्रोविज़न समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक कवर किया था, सेकंड पार्ट में एडवांस और थर्ड पार्ट में हम कॉन्क्लूसिव चीज़ें कवर कर रहे हैं। हालांकि ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग इसको ज़्यादातर अटैम्प्ट नहीं करते हैं। लोग इसको अधिकतर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि या तो ये सेक्शन के बीचों बीच प्रोविजंस में से क्वेश्चन बनाता है, या फिर सेक्शन का टाइटल बता देता है, या फिर आपसे पूछ लेता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है या प्रोविज़न है कौन सा अमेंडमेंट में जोड़ा गया था या किस ईयर में इसे जोड़ा गया था। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो इससे आपके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप कुछ मार्क्स गेन करने के लिए और वर्दी हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, ये बात कर लेते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 3A। चैप्टर 3A को मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था, लेकिन उसको मैंने कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि वीडियो ज़्यादा खींचे। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को इस वीडियो में शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है प्रोसेस फ़ी के बारे में। चैप्टर 5 पढ़ेंगे इसके आगे, जो बात करता है मोड्स के बारे में, जो फ़ीस के लिविंग फ़ीस मोड होंगे वो। फिर चैप्टर 6 जो बात करता है आपका मिसलेनियस पार्ट के बारे में। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रोविजंस। ठीक है, तो चैप्टर 3A सीधी सीधी बात करता है प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में प्रोबेट के बारे में कई बातें बताई थी और उसका एक छोटा सा इंट्रो भी दिया था। वही इंट्रो मैं यहाँ देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा इंट्रो लेना चाहते हैं तो हमें सक्सेशन लॉ के अंदर जाना पड़ेगा, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसके अंदर जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो वापस से लंबी खिंचे। ठीक है, मैं इसको क्विक और जल्दी और शॉर्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि चैप्टर 3A में जो आपके सेक्शन 19A से लेके 19K तक जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपन को, पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। देखो, सारे सेक्शन पढ़ने से मतलब है आप उसको सेक्शन वाइज कर सकते हैं, मतलब टाइटल वाइज कर सकते हैं, लेकिन जो डीप प्रोविज़न है वो कुछ ही है। ठीक है, जैसे कि आपका आता है सेक्शन 19A। 19A क्या बात करता है कि अगर आपने किसी सूट में जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा दे दी है, हाई फ़ी पे कर दी है, तो आप क्या करेंगे, आप जो चीफ़ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, मतलब चीफ़ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी होती है, जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, अगर आप उसको 6 महीने के अंदर ये बता देते हैं कि आपने क्या कहते हैं फ़ीस जो है वो हाई पे कर दी है, तो आपको सॉरी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। अगर आपने फ़ीस हाई पे कर दी है तो आप क्या करेंगे, उसको 6 महीने के अंदर एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर वो 6 महीने के अंदर जो आपने एप्लीकेशन लिखी है वो आपको 5%, मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स ज़्यादा फ़ीस लेकर आपका जो डिफरेंशिएट अमाउंट है वो पे कर देगा। अगर आप कलेक्टर को 1 साल के अंदर बताते हैं कि जो आपने इस पर्टिकुलर सूट में फ़ीस जमा करी है वो फ़ीस आपने ज़्यादा जमा करी है, तो वो आपके पर्टिकुलर ओरिजिनल जमा की गई फ़ीस पे 10 टाइम ज़्यादा चार्ज करने के बाद आपको डिफरेंशिएट जो अमाउंट डिफरेंस आएगा वो पे कर देगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या कहती हैं कि आरसीए पहले ये पता करेगा कि आपने जो एप्लीकेशन लिखी है वो कोर्ट का टाइम ख़राब करने के लिए तो नहीं लिखी है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या आप इसमें क्या कहते हैं, जो आपने मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो किस नेचर का है, आपने उसको कोर्ट को डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं किया, या फिर आप किसी प्रूफ को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए तो नहीं कर रहे। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वो ध्यान रखकर आपको आपकी फ़ीस रीपे करेगा, डिफरेंशिएट रिव्यू फ़ीस रीपे करेगा। इसके साथ हमें एक सेक्शन साथ में इंटरलेट करके पढ़ना है,
वो कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन 19E, प्रोविजन इन द केस फॉर टू लो कोर्ट फी हैज़ बीन पेड और ऑन प्रोबेट एक्सेट्रा। अब मान लो कि आपने हाई फीस तो पे कर दी, ठीक है, तो आरसीए को आप एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, लेकिन भाई साहब अगर आपने लो फीस जमा कर दी फिर, क्योंकि देखो इंसान तो अपना फ़ायदा चारों तरफ से देखता है ना, आपने लो फीस जमा कर दी, आपको किसी ने बोला नहीं तो आप तो देने से रहे, तो उस टाइम क्या करेगी जो कोर्ट है, अप्रोप्रिएट कोर्ट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वो आपसे फीस चार्ज करने के लिए किसको? CCRA, धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये याद नहीं होता। CCARA का मतलब चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी से है, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं। अगर आप अगर आप फीस कम जमा करते हैं तो कोर्ट CCRA को एप्लीकेशन लिखेगी, उस एप्लीकेशन में बोलेगी कि भैया पर्टिकुलर केस में या पर्टिकुलर सूट में जो पार्टी ऑफ द सूट है उसने फ़ीस कम जमा करी है, तो कोर्ट क्या करेगी, आपकी वैल्यूएशन, जो आपकी वैल्यूड प्रॉपर्टी है जिस पे आपने सूट फाइल किया है, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपसे फ़ीस चार्ज करेगी। लेकिन इसमें ये देखेगी कि आपने ये मिस्टेकनली किया है क्या। अगर आपने मिस्टेकनली किया है तो आप पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा, बस इतना है कि डिफरेंशिएट अमाउंट जो है, जैसे कि मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपए है, उस पर आपको फ़ीस देनी थी कितनी, क्या कहते हैं, 10,000 रुपये, और आपने दे भी दी। लेकिन वैल्यूएशन, एक्चुअल वैल्यूएशन होने के बाद ये पता पड़ा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी की फीस तो 2 लाख रुपए थी, आपको 20,000 रुपये जमा करने थे, तो आपने जो 10,000 का घपला किया है ना, उस 10,000 को चार्ज करने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ी जाएगी। ठीक है, इतना यहाँ तक है, एक ईजी वर्ड में मैंने आपको समझा दिया, एक ईजी स्टोरी में आपको समझा दिया। लेकिन इसमें जो आपके प्रोविजंस हैं कि भैया देखा जाएगा कि आपने मिस्टेकनली किया है क्या, कि आपको वैल्यूएशन नहीं पता थी, कि आपने क्या कहते हैं उस टाइम पैसा ज़्यादा नहीं था, कि क्या ऐसे रीज़न से जो आपने लो फीस जमा करी, तो वो सब देखा जाएगा, वो सब सब्जेक्ट मैटर होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि आपने ये जानबूझकर किया है, ठीक है, अगर आपने जानबूझकर किया है तो आपको एज अ पेनल्टी क्या होगी, अगर 1 साल में मतलब जानबूझ के किया है तो आप पे पेनल्टी लगेगी। और अगर आपने आपको फ़ीस जमा करने का टाइम दिया गया है, अगर विद इन अ ईयर मतलब 6 महीने के भीतर आपको वो नोटिस दे दिया गया है और आप तो जमा कर देते हो, तो कितनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी? 5 टाइम्स। और अगर 1 ईयर के अंदर जमा कर रहे हो नोटिस के बाद, तो आपको कितनी जमा करनी पड़ेगी? 20 टाइम्स। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल ईजी, कोई कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी इसी के साथ जो हमको एक प्रोविज़न और पढ़ना है, साथ में इंटरलेट करना है, मतलब आपको कौन कौन से प्रोविज़न्स 19A, E और I, ठीक है, ये आपको साथ में इंटरलेट करके पढ़ने हैं। ए आपका ज़्यादा फीस के लिए, ई आपका कम फीस के लिए, और आई जो है वो आपके वैल्यूएशन के लिए बात करेगा कि आपकी जो प्रॉफिट का वैल्यूएशन होगा वो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न के बारे में बात कर रहा है जो आपका बात करता है 19H। 19H में आपको क्या कवर करना है? 19H में जो आपको पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं आपके सब सेक्शंस हैं या जो चीज़ें हैं वो आपको क्या कवर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप कवर करना है आपका इसका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या क्या बात करता है कि इफ़ पिटिशनर डज नॉट अमेंड वैल्यूएशन सेटिस्फैक्शन द कलेक्टर में मूव द कोर्ट बिफोर द एप्लीकेशन टू प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेड टू होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द ट्रू वैल्यूएशन। अगर ट्रू वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो क्या CCRA जो आपका क्या कौन है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर बोलेगा कि इसकी वैल्यूएशन मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो कोर्ट की तरफ मूव करेगा, फिर कोर्ट एक कमेटी बिठाएगी, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, उस वैल्यूएशन के बेस पर आप जो प्रोविट लेटर जमा करोगे, जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन क्यों लड़ा जाता है, सक्सेशन केस क्यों लड़े जाते हैं वो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जो सक्सेशन के केस में आप फीस जमा करोगे वो उसके अकॉर्डिंग जमा करोगे। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। इसका क्या कहते हैं सेक्शन 19H का क्लॉज 4। अब बात करते हैं इसका क्लॉज 7 और 8। देखो 7 में और 8 में
ज़्यादा कुछ ऐसा याद नहीं करना है, इसमें सिर्फ डिस्पोजल के बारे में बात की गई है और गाइडलाइन दी गई है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो सब सेक्शन 4 है इसका, इसमें आपको एक टाइम लिमिट दी गई है, वो है 6 मंथ की। वो 6 मंथ की वैल्यू, जो 6 मंथ की टाइम ड्यूरेशन दी गई है, उसे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वो अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपना, क्या कहते हैं, इसमें जो सेक्शन 19J है, सेक्शन 19J में से क्वेश्चन बनता है कि किस अमेंडमेंट ईयर में जोड़ा गया था। तो इसका अमेंडमेंट ईयर याद करना है 1899 में इसको जोड़ा गया था। यहाँ तक हमारा प्रोबेट का पूरा प्रोविज़न ख़त्म हो गया है। इसमें इतना एग्ज़ाम पर्पज़ से इतना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 क्या बात करता है, उसका मैंने एक सिंपल सा शॉर्ट इंट्रो दे दिया है, उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चैप्टर 4 फोकस ऑन द पेमेंट ऑफ फी for proceeding and process related to various court in India. This chapter specifically deal with the fee required for filing suit, appeal application and other legal actions. It outline the specific amount to be paid for different type of cases and procedure, taking into account valuation of subject matter, the nature, the case and other relevant factors. The chapter also provide provisions for exemption, refund and penalties relate to the court fee. It's the comprehensive guidelines for including and legal professional in determining the appropriate fee to be paid for the court related matters, ठीक है। तो इतनी कहानी मैंने इंग्लिश में बता दी, अब इसको हिंदी में एक और बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी दिमाग में बैठ जाए। चैप्टर 4 जो बात करता है ना, चैप्टर 4 जैसे कि अपन पूरी राम कहानी पढ़ते हुए आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक, वो यही है कि आप लोग को इसमें कितनी फ़ीस देनी है, कैसे देनी है, आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो सब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन चैप्टर 4 स्पेसिफिकली बात करता है स्टैम्प्स के बारे में कि स्टैम्प्स कैसे लगाए जाएंगे, कोर्ट फ़ी कैसे डिटरमाइन की जाएगी, कौन डिटरमाइन करेगा। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि प्यून कितने होंगे, प्यून को रखने का तरीका क्या होगा, प्यून कौन अलॉट करेगा, कि किसके पास ये अथॉरिटी है कि आप कितने प्यून रख सकते हो, ये कौन बताएगा। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 20, जो बात करता है रूल एज कॉस्ट ऑफ प्रोसेस के बारे में, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से अपना थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो इसमें आता है द हाई कोर्ट शैल एज सून एज मे बी मेक रूल एज द फॉलोइंग मैटर्स। इसमें सबसे पहले ये पूछ लेना कि भैया कौन सी अथॉरिटी जो है वो रूल बनाती है। मतलब अपन को ये अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो रूल्स बनाए कॉस्ट रिलेटिंग प्रोसेस को लेकर, वो हाई कोर्ट के पास है। मार्क कर लेना इसको, ठीक है। तो वो हाई कोर्ट जो है जितनी जल्दी हो सके वो इसके रूल्स बनाएगी। और वो क्या रूल्स होंगे, जिसमें हमने पहला पॉइंट ये बोलता है द फी चार्जेबल फॉर सर्विंग अंडरलाइन एंड एग्जीक्यूटिंग अंडरलाइन प्रोसेस अंडरलाइन। सर्विंग का मतलब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हो, एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस मतलब आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, डिक्री को एग्जीक्यूट करवा रहे हो या समन एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो आपको जो फीस देनी है इशूड बाय द कोर्ट इन अपीलेंट जुरिडिक्शन एंड द अदर सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड विद इन द लोकल लिमिट सच जुरिडिक्शन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कौन, हाई कोर्ट बताएगी। हाई कोर्ट इन सब चीज़ों को बताएगी, नियम बनाएगी। सेकंड पॉइंट बोलता है द फी चार्जेबल फॉर सर्विंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इशूड बाय क्रिमिनल कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड within the limit in the case of offense other than offenses for which police officer may arrest without warrant, ठीक है। ऐसी फ़ीस के बारे में जो फीस चार्ज, मतलब ऐसी फ़ीस जो चार्ज की जाएगी फॉर सर्विंग और एग्जीक्यूटिंग, जो क्रिमिनल कोर्ट में इस्टेब्लिश की जाती है, वो भी आपकी उस लिमिट में जब आपको किसी ऑफेंस के लिए पकड़ा गया हो, वो भी कब, जब आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया हो, ठीक है। इसकी राम कहानी ऐसी है भाई कि मान लो कि आपको अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट और आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। अब आप गिल्टी हैं या इनोसेंट हैं ये बाद में पता पड़ेगा, पहले उस पर ट्रायल चलेगी,
लेकिन ट्रायल चलाने के लिए सबसे आप पहले आपको क्या देना पड़ेगी, फ़ीस देनी पड़ेगी। कुछ केसेस में आपका गवर्नमेंट फ़ीस नहीं देती है, मतलब कुछ ऐसे केस होते हैं जो मतलब क्रिमिनल होते तो हैं, लेकिन वो इतने बड़े मैटर्स नहीं होते कि उसके लिए गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाए, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको बेल बॉन्ड भी देना है तब भी खर्चा आप ही देते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिर्फ इतना ही बताना है, जो क्या कहते हैं, जो हाई कोर्ट नियम बनाएगी वो क्या क्या नियम बनाएगी कि भैया जो फ़ीस चार्जेबल है किसी डॉक्यूमेंट को इशू करने के लिए, सर्व करने के लिए जो उसके अपीलेट जुरिडिक्शन में है वो बताएगी, जो सिविल रेवेन्यू कोर्ट में बताया जाता है लिमिट्स बताई जाएगी, और क्रिमिनल कोर्ट के लिए बताएगी। अगर मान लो किसी व्यक्ति को क्या क्या कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट में अरेस्ट कर लिया है, क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं, या फिर रेमुनरेशन ऑफ प्यून है, मतलब जो प्यून को कितनी तनख्वाह दी जाएगी, उसको कितना पैसा दिया जाएगा, वो बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितना क्लियर है। इसमें फिर एक एक चीज़ और आती है, इसमें हम बात करते हैं कन्फर्मेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रूल्स के बारे में। कन्फर्मेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रूल्स के बारे में बस इतना ही है कि भाई आपका जो क्या कहते हैं, जब तक आपके रूल्स बनते हैं, मतलब जो आपके रूल्स बनते हैं, इसको एक बार पढ़ देता हूँ मैं। ऑल सच रूल्स अल्टरनेशन एडिशन शैल आफ्टर बीइंग कंफर्म्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट शैल बी देयर अपॉन हैव फोर्स लॉ। मतलब जो भी आपके रूल्स बनाए जाएंगे ऑफिशियल गजट में, ऑफिशियल गजट में उसको प्रिंट कर दिया जाएगा और सभी को रूल कर दिया जाएगा और उसको लॉ एनफोर्स बना दिया जाएगा। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं अपना क्या कहते हैं 20A के बारे में, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। ये क्या बात करता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग containing in the preceding section or rule made thereunder shall cease charge for serving executing process behalf of prosecution and criminal proceeding। मार्क कर लेना इसको कि भैया जो प्रोसिक्यूशन होता है एनी मतलब किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो उसके बिहाफ पे कर सकता है, और पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, लिक्विडेटर आर्बिट्रेटर और प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ फॉर शेल डीम द पब्लिक ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शंस, ठीक है। ये इतना खास नहीं था, इस वजह से मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बना है आज तक, ठीक है, तो इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं रह जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन मूव करते हैं इस सेक्शन 21 टेबल ऑफ प्रोसेस एंड फीस के बारे में, ठीक है। तो इसका सिंपल सटीक चीज़ ये है कि जो आपकी फ़ीस के बारे में प्रोविजंस बनाए जाएंगे या रूल बनाया जाएगा, कोई नई फ़ीस ऐड की जाएगी या उसके चार्ज ऐड किए जाएंगे, तो सेक्शन 21 कहता है कि उसको एक पर्टिकुलर टेबल बनाई जाएगी, वो एक पर्टिकुलर टेबल बनाई जाएगी, वो ऐसी जगह पे लगाई जाएगी जहाँ पे लोग उसको आसानी से देख सकें, पढ़ सकें, उसके बाद कोर्ट फीस का डिटर्मिनेशन कर सकें, और उसको 2 लैंग्वेज में प्रिंट करना तो बहुत ज़रूरी है, जो कि पहली होगी इंग्लिश और एक ही वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिस एरिया में, सर्टेन एरिया में जो लैंग्वेज चलती है, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल चलती है, तमिलियन चलती है, ठीक है, उड़ीसा में उड़ीसी चलती है, कुछ जगहों पर हिंदी चलती है, जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हिंदी चलती है, ठीक है। तो इन लैंग्वेजेस में आपको पर्टिकुलर टेबल बनानी पड़ेगी और लगानी पड़ेगी जहाँ पे सभी लोग देख सकें। चाहो तो इसको एक बार पढ़ लो। ये कहता है अ टेबल इन द इंग्लिश, a table in the English and vernacular languages showing the fee chargeable for such service and execution shall be exposed to view in a conspicuous part of each court, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सब समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपना सेक्शन 22 के बारे में। सेक्शन 22 बात करता है नंबर ऑफ़ प्यून इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसमें ना आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि इसमें किस किस अथॉरिटी के बारे में बात की गई है, ठीक है। मैं इसको एक बार रीड करता हूँ, फिर अगर आपको समझ में आए कि कौन सी अथॉरिटीज़ कहाँ हैं तो आप मार्क कर लेना, अदरवाइज़ तो मैं इसको पढ़ने के बाद आपको बताऊँगा कि भाई कौन सी अथॉरिटी के बारे में बात की है। तो इसमें बात करता है नंबर ऑफ़ प्यून्स इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स सब्जेक्ट टू द रूल टू बी मेड बाय द हाई कोर्ट। किसके बाद, हाई कोर्ट द्वारा रूल बनाया जाएगा, और अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
मतलब हाई कोर्ट रूल बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी। दो पार्टियां मिल चुकी हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट जज एंड एवरी मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज शेल फिक्स and maybe from time to time alter number of peons and employed for service and execution of process issued out of his court and each of court subordinate thereto। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट जज और क्या कहते हैं क्या कहते हैं आपका मजिस्ट्रेट जो है वो ये फिक्स करेगा कि भाई आपको कितने प्यून मिलेंगे। जैसे मैं दो दो लोग बता रहे हैं, दो पार्टी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट याद कर लेना, डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट ये दो लोग हैं जो आपके कोर्ट में या आपके ऑफिस में कितने प्यून होंगे टाइम टू टाइम उसको अल्टर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें कौन बताएगी, आपकी ये दो पार्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 23 में। ठीक है, तो सेक्शन 23 और 22 दोनों सेम एज इट इज़ है। ठीक है, इतना कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि 23 का जो है वो उसकी यूटिलिटी इतनी खास है नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी और चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी जो कलेक्टर है वो अप्रूव करेगा। ठीक है, मतलब अप्रूव किसके बाद होगा, अप्रूव होगा आपका चीफ कलेक्टर के द्वारा और क्या कहते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बस इसमें इतना सही है और कोई दिक्कत नहीं है और ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया है। अब बात करते हैं इसका सेक्शन 24 वो रिपील हो चुका है। अब सीधे आते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 जो बात करता है मोड ऑफ लिविंग फीस के बारे में। ठीक है, अब मोड ऑफ लिविंग फीस के बारे में चैप्टर बात करता है 5। इसमें आता है आपका सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करता है कलेक्शन ऑफ फीस बाय स्टैम्प्स। ठीक है, तो हमने जब इंट्रोडक्शन लिया था, जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें क्या कहा था मैंने कि फ़ीस जो है वो दो ही तरीके से दी जाएगी। पहले तरीका जो है वो है स्टैम्प्स के थ्रू और दूसरा तरीका जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, स्टैम्प ड्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, ये चीज़ याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है आपका सेक्शन 26। ठीक है, सेक्शन 26 क्या बात करता है, स्टैम्प्स टू बी इम्प्रेस्ड और एडहेसिव। ठीक है, इसको आप टाइटल वाइज ही कर सकते हैं, टाइटल में ही इसका पूरा जवाब है। ठीक है, क्या कहता है कि जो आप जब फीस जमा करेंगे, जिसमें मैंने सेक्शन 25 दो बार लिख दिया है, इसमें सेक्शन 25 की जगह 26 मैं लिखना चाहता था बट मैं लिख नहीं पाया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। आप इसमें 26 लिख लेना, मैं इसका टाइटल बता देता हूँ। 26 बात करता है स्टैम्प्स टू बी इम्प्रेस्ड और एडहेसिव। ठीक है, इसमें ये बताया गया है जो स्टैम्प्स लगाए जाएंगे या तो वो कैसे होंगे, या तो चिपकाए गए हो, ठीक है, उसको स्टिक किया गया हो, या फिर उसको क्या किया गया हो, बाय सील लगाया गया हो। भैया आपने देखा होगा ना कि कभी कभी आप अगर आपने कभी शपथ पत्र बनवाया हो या फिर आपने कोई नोटरी करवाई हो तो नोटरी वाले भी अपनी तरफ से स्टैम्प लगाते हैं, लेकिन वो टिकट नहीं लगाते, स्टैम्प टिकट चिपकाते नहीं हैं, वो सीधा सील लगाते हैं और पेड लिख देते हैं। ठीक है ना, इस तरह के दो तरीके बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अपन सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 क्या बात करता है, रूल ऑफ सप्लाई, नंबर, रिन्यूअल ऑफ कीपिंग अकाउंट ऑफ स्टैम्प। ठीक है, इसमें आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है फर्स्ट लाइन में। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का सेक्शन हमने कौन सा पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था हमने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बताओ। यहाँ मैं बता रहा हूँ, हमने सेक्शन 1A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन 1 है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के सामने, यस, ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। और अगर आप मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हैं तो आप किस में माना जाएगा, वो अदर कोर्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अदर कोर्ट में कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगा, सिंपल सेटिंग बात है। ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम मेक रूल, ठीक है, रेगुलेटिंग, मतलब टाइम टू टाइम रूल बना सकती है। अब क्या रूल बना सकती है, द सप्लाई ऑफ स्टैम्प्स जो यूज़ किए जाएंगे इस एक्ट में,
द नंबर ऑफ स्टैम्प्स यूज्ड डिनोटिंग द फीस चार्जेबल, मतलब कितने स्टैम्प्स हैं जो, मतलब कितने स्टैम्प्स लगाने पे कितने रुपए की फ़ीस मानी जाएगी। फिर इसमें रिन्यूअल ऑफ डैमेज स्टैम्प्स के बारे में बताया गया है। फिर डी वाला बताता है कि कीपिंग अकाउंट इन ऑल स्टैम्प्स ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसमें प्रोवाइडेड भी है, प्रोवाइडेड बोलता है इन द केस स्टैम्प्स यूज्ड इन सेक्शन 3 इन हाई कोर्ट सच रूल शैल बी मेड इन अ कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। कि मान लो जो आपने सेक्शन 3 के अंदर जो हाई कोर्ट में बताया गया है स्टैम्प्स कलेक्शन के बारे में, जो रूल बताया गया है, अगर आप चीफ जस्टिस के अंडर कर रहे हैं वो चीज़, तो क्या होगा, ऑल सच रूल्स शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट शैल बी देयर हैव ऑन द पोस्ट ऑफ लॉ। तो क्या कि जो रूल्स बनाए जाएंगे वो ऑफिशियल गजट में उनको बता दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा और उसको इन्फोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 28 क्या बात करता है, सेक्शन 28 बात करता है स्टैम्प्स डॉक्यूमेंट एन एडवर्सली रिसीव्ड। ठीक है, एन एडवर्सली रिसीव्ड का मतलब, इसको एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। नो डॉक्यूमेंट विच ought to bear a stamp under this act shall be any validity unless until it is properly stamped. But if the such document through mistake or inadvertence received filled or used court office without being properly stamped, the presiding judge of head of the office, and as the case may be on in the high court, that any judge of such court may be as think fit order that such document be stamped as he may direct, and no such document being stamped accordingly as the same, and every proceeding relative thereto shall be valid as if had been properly stamped in the received instance। मतलब कि भाई अगर आपने स्टैम्प्स को सही तरीके से नहीं लगाया है, और अगर आप कोर्ट में ये पाया जाता है कि या तो आपने मिस्टेकनली कर दिया है ये, तो आपको कोर्ट टाइम देगी और आपसे बोलेगी कि आप उसको प्रॉपरली लगाओ, तब तक के लिए प्रोसीडिंग को रोक देगा। और जब प्रोसीडिंग रुकेगी तो आप उसमें अपना वो लगा सकते हैं, टिकट्स लगा सकते हैं, स्टैम्प्स लगा सकते हैं, फिर उसको वहाँ पे जमा कर दी। अगर वो फिर भी प्रॉपरली नहीं जमा है तो कोर्ट उसको डिसमिस कर सकती है, उसको डिस्चार्ज कर सकती है। मतलब डिस्चार्ज तो गलत वर्ड हो गया, डिसमिस नहीं बोल सकते हैं, डिसमिस कर सकती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 बात करता है अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट। अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट में क्या है कि भैया अगर मान लो कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट में अमेंड कर रहे हो, पर्टिकुलर आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा ना कि क्या कहते हैं, आप कोई कोर्ट में अपनी फ़ाइल जमा कर रहे हो, उसमें कुछ गलती हैं तो आपने वाइटनर लगा दिया, उसको काट दिया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके लिए नया स्टैम्प लगाओगे, उसमें आपने जो पुराना स्टैम्प लगाया है उसी स्टैम्प को मान्य किया जाएगा। उसमें इतने छोटे मोटे माइनर अमेंडमेंट्स के लिए आपको नई फ़ीस, नई स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 30 बोलता है कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प्स। कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प से इसका मतलब ये है कि जब तक वो प्रॉपरली कैंसिल नहीं किया जाएगा स्टैम्प, ठीक है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा कर दिया और उसको प्रॉपरली तरीके से नहीं काटा जाएगा, तब तक वो कलेक्ट नहीं, मतलब वो नहीं माना जाएगा कि उसे कलेक्ट कर लिया है। क्योंकि यार देखो, मान लो ऐसा होता नहीं है कि मान लो आपके पास कोई लेटर आया, ठीक है, आपने उस लेटर में से टिकट निकाल लिया, फिर उस टिकट को वापस से चिपका दिया, फिर आपने वही टिकट चिपका के किसी को रुपये मार दिया, ठीक है, इससे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इस वजह से कहा गया है, मतलब मैंने चिट्ठी वाला एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी कोर्ट कचहरी का काम नहीं देखा है। तो चिट्ठी तो ऐसी चीज़ है जो हमने सुनी है, बात की है, मतलब एग्ज़ाम में उसके बारे में ऐसे भी लिखे हैं। तो भाई देखो, इस वजह से मैंने वो एग्ज़ाम्पल लिया। तो मान लो कि आपने वो चीज़ की और उससे नुकसान होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से नुकसान को बचने के लिए उन्होंने नियम बनाया कि आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तभी वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि भाई आपने स्टैम्प को कलेक्ट कर लिया है। कैसे कैसे, यहाँ तो उसको पंच कर दो, यहाँ काट दो, यहाँ कैंसिल कर दो, सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चैप्टर, क्या कहते हैं, चैप्टर 6 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 6 क्या बात करता है भाई, चैप्टर 6 सीधा स्टार्ट होता है सेक्शन 33 से। ठीक है, अच्छा, अरे हाँ, मैंने स्लाइड नहीं लगाई थी, आप एक बार चाहो तो स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं बात कर रहा था, हाँ, मैं बात कर रहा था चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 जो बात करता है आपका मिसलेनियस के बारे में। मिसलेनियस में क्या है कि ये सीधा स्टार्ट होता है सेक्शन 33 से। सेक्शन 33 क्या बात करता है? एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस फॉर ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर विच प्रॉपर फी हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब ऐसा, मतलब क्रिमिनल केस का एडमिशन होगा या नहीं होगा जहाँ पे आपका प्रॉपर फीस जमा की है या नहीं की है। सिंपल एज दैट। मान लो कि कोई क्राइम हो गया आपके इलाके में और क्रिमिनल केस है, तो और आपको सीधा जेल में डाल दिया और उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और उसकी फ़ीस अभी तक आई नहीं है, तो उसको एंटरटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बारे में सेक्शन 33 बात करता है। तो 33 ये बात करता है कि अगर जो प्रेसिडिंग जज है उसको ये लगता है कि अगर कोर्ट फीस का इंतज़ार किया गया तो जस्टिस जो जस्टिस है वो लेट होगा, मतलब किसी को जस्टिस जो है वो लेट सर्व होगा, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा, उस वक्त कोर्ट फीस को साइड में रख के पर्टिकुलर केस को चला सकता है, ट्रायल पर ले सकता है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं ताकि माइंड में और अच्छे से बैठ जाए। ये बात करता है एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर विच प्रॉपर फी हैज़ नॉट बीन पेड whenever the filling or exhibition of the criminal court or of a document in respect of which proper fee has not been paid in the opinion of presiding judge necessary to prevent a failure of justice, nothing contained in section 4 or section 6 shall be deemed to be proper for filling the exhibition। मतलब अगर मान लो कि ये ज़रूरी है कि भाई आप क्या कहते हैं, आपका जो फेलियर ऑफ जस्टिस को बचाना है, उसको नेगलेक्ट करना है, तो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा प्रेसिडिंग जज और उस केस को ट्रायल पर ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 34 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 34 में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि भाई ये अकेला एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी पेनल्टी के बारे में बात करता है कि मान लो कि अगर कोई कोर्ट फीस एक्ट का डिसोबे करता है या कोर्ट के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बनाए गए नियम को डिसोबे करता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको 6 महीने की सज़ा दी जाएगी और फाइन दिया जाएगा। ठीक है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो 500 रुपये से कम नहीं होगा। अब यार ये 500 रुपये से कम नहीं होगा मतलब क्या है? देखो, ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ना, ये पर्टिकुलर एक्ट बना है 1870 में। 1870 में 500 रुपये होना किसी के पास मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। 500 रुपये होना मतलब 50,000 रुपये होना। ठीक है, और 500 रुपये हर इंसान की हैसियत नहीं थी उस वक्त अफोर्ड करने की, इस वजह से 500 रुपये का ये हमारा फाइन रखा गया है। मैं शायद इसके बारे में पिछले कुछ लेक्चर्स में इसको बता चुका हूँ, तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आप समझ रिलेट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे इसलिए कहा था मैंने कि अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लो, उसके बाद आप इसकी तरफ मूव करना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है पावर टू रिड्यूस और लिमिट फी। ठीक है, तो क्या है इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने वो एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ेट में फ़ीस को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसको एक्सटेंड कर सकती है, शेड्यूल में नई फ़ीस को क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है और घटा सकती है, ये पावर है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या बात करता है, सेविंग ऑफ फी ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये बात करता है चैप्टर 2 और चैप्टर 5 और जो एक्ट है। ठीक है, ये जो एक्ट है इसका चैप्टर 2 और चैप्टर 5, ठीक है, अप्लाइज टू कमीशन पेपर और टू अकाउंट जनरल टू ऑफ हाई कोर्ट, 4th विलियम ऑफ द फी एंड ऑफिसर एंड हाई कोर्ट अलाउड टू रिसीव द एडिशनल टू फिक्स सैलरी। ठीक है, हालांकि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है क्योंकि ये अंग्रेज़ों के टाइम के 4th विलियम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसमें ये एकेडमिक तौर पे पूछा जाए कि हाई कोर्ट के पास ये कौन से प्रोविज़न में अथॉरिटी दी गई है कि वो एडिशनल सैलरी फिक्स कर सकता है, तो आप बता सकते हैं सेक्शन 36। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो चुके हैं। तो मेरा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अगला लेक्चर जल्दी ही लेकर आएंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर एक्ट के ऊपर होगा। ठीक है, और रही बात इसके MCQ की, हम इसका लाइव MCQ भी ला सकते हैं।
लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि हमारे सब्सक्राइबर अगर 60 क्रॉस करते हैं, मतलब 60 नंबर क्रॉस करते हैं हमारे सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर हम मॉक सीरीज़ लेकर आएंगे, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। जुडिशरी अचीवर क्या कहते हैं, मॉक 2020 बाय जुडिशरी अचीवर्स, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और पिछले 2 लेक्चर्स जो मेरे यूट्यूब पे मैंने डाले हैं उसकी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ उसको डिस्कस किया जाएगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो आप टेलीग्राम पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज़ कुणाल सिंह।